अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज भी 3 बड़ी खबरें, अहम खबरें जो कि आपके सामने रखनी है इस वीडियो में। एक तो ये है कि चेयरमैन नैब मुफ्ती कवी और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। अब उनके लिए एक नई मुश्किल पैदा हुई है। ये मामला दबने वाला नहीं है, क्योंकि वीडियोस मंजर आम पर आती हैं तो उसके बाद फिर ये इशूज़ दबाए नहीं जाते। अब चूँकि मैं पहले भी आपसे कमिटमेंट कर चुका हूँ कि जो पेशरफ्त होती रहेगी इन मामलात में वो आपके सामने रखता रहूँगा। पर नई पेशरफ्त हुई है, बड़ी पेशरफ्त हुई है। क्या मामला होने जा रहा है वो सारी जो है वो एक इस तफसीली वीडियो में सामने रखूँगा। और तीनों को एक साथ खड़ा क्यों किया गया है, क्योंकि मामला तो उनका पुराना था और उस पर इतनी बात भी नहीं हुई थी चेयरमैन नैब और मुफ्ती कवी के हवाले से। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि मुफ्ती कवी और जावेद इकबाल साहब जो है वो ज़ुबैर साहब के साथ एक ही साथ में खड़े हो गए हैं। ये मामला जो है क्या है वो तफसीली वीडियो आपके सामने रखूँगा। मुरीद अब्बास का मामला जो तकरीबन 2 साल बाद बड़ी फतह हुई है, बड़ी कामयाबी हुई है। अब जो मुलज़िम आतिफ ज़मान है उसको फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। मुसलसल जदोजहद की हमारी बहन ज़हरा अब्बास साहिबा ने बहरहाल मज़ीद पेशरफ्त हुई है, बड़ी पेशरफ्त हुई है। मॉडल ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ है, सारी तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद फिर अभी भी मुलज़िम जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ कोशिशों से, मुख्तलिफ़ ज़राए से, मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो फांसी के फंदे से बच जाए। वो क्या है, काफ़ी अरसे बाद मैं ये चीज़ें रख रहा हूँ सामने, क्योंकि मुसलसल एक चीज़ से लोग फिर ये समझते हैं कि पता नहीं क्या ऐसी ख़ास बात है कि एक ही इशू के पीछे लग गया है। तो बहरहाल वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि साबिक बल्कि मौजूदा जो हमारे स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी साहब, उनके केसेस के हवाले से मेरे कुछ देखने वाले मुझे पर्सनल पे भी मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट भी करते हैं। आज उन क्या जो केस था सिंध हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस भेजा था सिंध हाई कोर्ट का, स्पेशल बेंच जस्टिस नदीम अख्तर साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। काफ़ी ठोस शवाहिद और सबूत जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं रियाज आलम साहब, उन्होंने रखे। नैब के जो तफ्तीशी अफसर आसिफ रज़ा साहब हैं, उन्होंने भी पूरे बेंच जो कि पहले ट्रायल कोर्ट में भी पेश करते हैं, हाई कोर्ट में भी उन्होंने पेश किए, फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी शवाहिद रखे। और उसके बाद फिर आज भी जिस तरह केस जो है उन्होंने लड़ा वो जो है वो इंतहाई अहम था। अब जिस तरह वक्त के साथ हालात तब्दील होते हैं उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये केस अगर यानी कि हार भी गया, यानी कि अगर आगा सिराज दुरानी और उनकी फैमिली की ज़मानतें मंजूर भी हो गई, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि केस इंतहाई मजबूत और ठोस बनाया था। वो क्यों? क्योंकि जो उनकी ज़मीन, ज़री ज़मीन, इसके अलावा जो 1985 से लेके यानी कि 2013 तक, बल्कि 2018 के भी जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उनके साथ मैच नहीं कर रहे। यानी कि आमदन से ज़ायद उनके असासे हैं, वो बनाए हैं तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो डिक्लेयर नहीं कर पाए, ना FBR में और ना ही जो है वो इलेक्शन कमीशन में। उसके जो शवाहिद जमा किए ना अपने दस्तावेजी सबूत रखे हैं। लेकिन जो आगा सिराज दुरानी साहब के वकील, क्योंकि काफ़ी सीनियर वकला की टीम है उनकी, जैसे आमिर नकवी साहब हैं, शाह सरकी साहब हैं और दीगर वकला भी, उन्होंने अपने तौर पर जो केस था वो सही मानों में जो है वो पेश किया। उनका ये कहना है कि ये फर्दर इंक्वायरी का केस है। मज़ीद जो है वो इनके ऊपर जो एलिगेशन है, यानी कि उनकी 2 बेटियाँ मुल्क से बाहर पढ़ रही हैं, 2 बेटियों की शादी हो चुकी हैं, सेटल हो चुकी हैं, आमिर नकवी साहब ने दलाइल में कहा। और उसके बाद फिर उनको भी मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया है और ये केस जो है मज़ीद इंक्वायरी का बनता है। इस तरह के उनके दलाइल थे, बहरहाल काफ़ी जज्बाती भी थे। और एक दफ़ा उन्होंने तो जज्बात में आके कहा कि जो कुछ सिराज दुरानी साहब के ख़िलाफ़ या जो अदालत में पेश किया गया वो झूठ है। उसके बाद उनको एहसास हुआ कि उन्होंने ये गलत बात की, तो फिर फ़ौरन बोले कि सर मैं वो झूठ का अदालती अल्फाज नहीं है, मैं उसको वापस लेता हूँ। ये जो है मन गढ़ंत और गलत बात जो है वो सिराज दुरानी साहब के ख़िलाफ़ की गई है। बहरहाल ये दलाइल जो है तवील तरीन हुए, काफ़ी संजीदगी से अदालत ने दलाइल सुने, काफ़ी दिलचस्पी से दलाइल सुने। अब फैसला कुछ भी आ सकता है, आपको पता है कि अदालतों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो नज़र आ रहा था 50-50 हम इस वक्त कह सकते हैं, लेकिन जब फैसला आएगा तो मज़ीद फिर अदालत का क्या बॉडी लैंग्वेज था, अदालत ने क्या ऐसा किया जिसकी वज़ाहिर अदालत अपने जो वजूहात है ज़मानत मंजूर करने की, या अगर ज़मानत मंजूर नहीं करेगी तो उसकी भी ज़ाहिर वजूहात लिखेगी अपने हुक्मनामे में। लेकिन जो अदालत में हमने नोट किया इतनी देर बैठ के, और मुसलसल हम नोट करते रहे कि अदालत में कार्रवाई के दौरान क्या होता रहा है, वो जिस दिन फैसला आएगा उस दिन भी आपके सामने रखेंगे कि अदालत ने किसको कहाँ रिलीफ दिया,
जो बनता भी नहीं था वो रिलीफ क्यों दिया, किस तरह दिया, वो सारी तफसीलात रखेंगे। बहरहाल फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत ने 4 दिन का टाइम दिया है मुलजमान के वकला को, नए प्रोसिक्यूटर को, कि जो स्नैप्सेस या कोई दस्तावेजी अगर कोई दलाइल देना चाहें तो वो भी दें। बहरहाल जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे इरफान अजीज साहब, उन्होंने जो है वो जो आर्गूमेंट थे वो अडॉप्ट किए हैं नए प्रोसिक्यूटर के रियाज आलम साहब के जो आर्गूमेंट थे उनको उन्होंने अडॉप्ट किया। उनकी जो ज़मानत मंजूर करने की जो दरख्वास्त थी उसकी मुखालफत की और कहा कि ज़मानत इनको मंजूर ना की जाए, इनको गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया जाए। बहरहाल ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। आइंदा जो भी होगी बताएंगे, क्योंकि काज लिस्ट में आएगा और काज लिस्ट के मुताबिक जो भी फैसला होगा इंशाल्लाह आपको ज़रूर अपडेट करेंगे इस हवाले से। और अब मैं बताता हूँ आपको ख़ास तौर पर साबिक़ गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की जो नाज़ेबा वीडियो वायरल हुई, उसके बाद फिर अब ना सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए मामला अदालत पहुँच गया है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सऊद की अदालत में पहुँच चुका है, बल्कि जो चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब और मुफ्ती कवि जो कि वीडियोज़ के बारे में बड़े मशहूर हैं, हरीम जो शाह हैं, उनके अलावा कंदील बलोच के साथ भी उनकी वीडियोज़ का सबको मालूम है और उनके चर्चे अक्सर आप देखते रहते हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए यानी कि 22A की दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त दायर करने वाले वही 2 वकला साहिबान हैं जिन्होंने सिटी कोर्ट थाने के अंदर दरख्वास्त दायर की थी। उसमें इजाज़ जतोई साहब हैं और मज़हर अली साहब हैं एडवोकेट, और इसके अलावा असरार अबड़ो साहब भी जो है उनमें शामिल हैं। तीनों की उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तीनों अफराद के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कराई जाए। इजाज़ जतोई एडवोकेट साहब का कहना था कि तीनों अफराद की जो नाज़ेबा वीडियो हैं वो वायरल हुई, उसके बाद फिर किसी ने कोई तहकीकात नहीं की, ना तहकीकात का हुक्म दिया गया। पहले भी चेयरमैन नैब की हवाले से जो वीडियो आई उसके बाद फिर खामोशी इख्तियार कर ली गई, उसके बाद फिर मुफ्ती कवि की जो मुख्तलिफ अवकात में वीडियो सामने आती रहती हैं, लेकिन कोई तहकीकात नहीं करता। लेकिन अब उन्होंने कहा कि FIA को इस सारे मामले की छानबीन का हुक्म दिया जाए। चेयरमैन नैब मुफ्ती कमी मोहम्मद ज़ुबैर की जो वीडियो है उनकी तहकीकात करके तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पर लाए जाएँ। कौन था उनके साथ वीडियोज़ में, कौन वीडियोज़ जो है वो पब्लिक करता है, वायरल करता है, किस ID से किस नंबर से वीडियोज़ जो है पब्लिक की जाती हैं, वायरल की जाती हैं, उस सारे मामले की तहकीकात की जाए। और ख़ास तौर पर जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो तो उनकी वीडियो जिस तरह की चीज़ें हैं वो सामने आई है, अब तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर देना चाहिए था। और उन्होंने इस बात का भी जोर दिया कि ये वक़ुआ चाहे कहीं का भी हो लेकिन मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले पुलिस ने एतराज़ लगाया था बल्कि मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया था कि इन मोहम्मद ज़ुबैर साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा ये ज़ीरो जो जुरिस्डिक्शन है वो बनती है, यानी कि कहीं भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है कानून के मुताबिक, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब अदालत से इस्तदा की गई है कि मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाए। उन्होंने इस बात की भी जो है वो इस बात पर भी जोर दिया है कि वीडियो कहाँ से अपलोड की गई हैं और किस तरह किसी को ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा है, यानी कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब को या जावेद इकबाल साहब को, उसके बाद मुफ्ती कवी साहब को जो वीडियोस उनकी वायरल की जाती हैं, क्या इनसे ब्लैकमेल करके इनसे कोई काम तो नहीं लिया जाता। उस सारे मामले की जो है वो तहकीकात की जाए। बहरहाल ये बड़ी अहम पेशरफ्त हो सकती है, आगे चलकर बहुत ज़्यादा ये मामला जो है इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। अब अदालत की जानिब से ज़ाहिर है इसमें आर्गूमेंट होंगे और पुलिस को और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। मज़ीद भी जो सिलसिले में जो पेशरफ्त होगी वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो बड़ी और ख़ास बात यह है कि तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है मुरीद अब्बास और खिज़र हयात के कत्ल को। एक अरसे तक जो है वो मामला कभी कोरोना की वजह से, कभी मुलज़म आतिफ ज़मान के वकील नहीं आ रहे, कभी आदिल ज़मान की गिरफ्तारी, ज़मानत, फिर उसके बाद ये मामला मुसलसल लटकता रहा और अब बाकायदा तौर पर ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। मॉडल ट्रायल कोर्ट जो कि साउथ की है, सेंट्रल जेल कम्प्लेक्स के अंदर बना हुआ है, यहाँ पर ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। कई पेशियों पर मैं खुद जाता रहा हूँ, उसके बाद फिर ज़ारा अब्बास साहिबा और उसके बाद फिर उनके जो वालिद साहब हैं और उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और हर डेट पर वो अदालत में मौजूद रहे। उसके बाद फिर मैं पहले भी कई दफ़ा उनको अप्रिशिएट कर चुका हूँ जो गवाह ने, ख़ास तौर पर उमर रिहान साहब और उसामा जो उनके गवाह थे, यानी कि जिस दिन मुरीद अब्बास को कत्ल किया गया था वो वहाँ मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा खिज़र हयात के जो वकील हैं इलियास और इम्तियाज़ साहब, वो भी उनको नोटिस जारी किए गए थे, तो 1-2 दफ़ा वो भी अदालत में पेशी के लिए आए हैं और बताया जा रहा है कि जब उनको दोबारा नोटिस किया जाएगा, क्योंकि गवाहों के बयान रिकॉर्ड होना शुरू हो चुके हैं आज, ख़ासतौर पर मजिस्ट्रेट जो कि गवाहों का बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट थे जो कि सबसे पहले तुमियो साहब,
اور اس کے بعد پھر جنہوں نے شناخت پریڈ کی تھی، اس کے بعد پھر عاطف زمان کو بھی وہاں پیش کیا گیا تھا. اس وقت اس نے 164 کا بیان ریکارڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا، منع کر دیا تھا. پر اس جج صاحب کا یہاں پر جوڈیشل مجسٹریٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ نمبر 4 کی عدالت میں بلکہ ان کے چیمبر کے اندر طویل ترین جو ہے دلائل، اس میں خاص طور پر پہلے بیان ریکارڈ کیا گیا بحیثیت گواہ کے طور پر مجسٹریٹ صاحب کا، اور اس کے بعد پھر جو ملزم کے وکیل ہیں عاطف زمان کے، انہوں نے نہ صرف جرح کی بلکہ طویل ترین اس میں بحث بھی ہوئی. اور اس کے بعد پھر اب عدالت نے 7 اکتوبر کو مزید جو گواہ نے اس کیس سے جڑے ان کو طلب کیا ہے آئندہ سماعت پر، یعنی کہ جو مزید شیڈیول کے حساب سے عدالت نے گواہ رکھے ہوئے ہیں ان گواہوں کے بیانات قلم بند ہوں گے. یعنی کہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے. اور ایک بار پھر میں یہی کہوں گا کہ داد بنتی ہے زہرا عباس کے لیے کہ یہ مسلسل جدوجہد کر رہی ہیں، اور اس دوران ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور چونکہ بہت قریب سے میں جانتا ہوں اس معاملے کو، میں کوشش کر رہا ہوں جس طرح میں ڈے 1 سے اس معاملے کو لے کے چلا تھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو آخری دم تک اس کیس کو فالو کریں گے. یہ تو طے شدہ بات ہے. باقی جو ملزم ہیں عاطف زمان، ان کے اہل خانہ کی جانب سے، ان کے وکلا کی جانب سے مختلف سورسز سے مختلف طریقوں سے مجھ تک اپروچ کیا جاتا رہا. پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، آج بھی فون آیا. یعنی کہ اب ملزم کو خود معلوم ہے کہ وہ بچ نہیں پائے گا. 1 ہفتہ پہلے بھی فون آیا، اور اس کے بعد پھر زہرا عباس صاحبہ کے والد صاحب کو بھی فون جا رہے ہیں. خاص طور پر میں وہی والی بات ہے کہ میں کسی کو برا نہ لگ جائے، یعنی کہ میں چونکہ ظاہر ایک ذاتی اور دلی ہمدردی ہے، کہیں ہماری بھابھی صاحبہ کو برا نہ لگ جائے، شاید وہ یہ سمجھے کہ میں ڈسکلوز کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کلیئر کٹ، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، انہوں نے کلیئر کٹ منع کیا ہے. یہ میں اکثر جب مجھے پیغام ملتا ہے تو ظاہر میں ان تک پہنچاتا ہوں. وہ مدعیہ ہے، پہلے دن سے اس کیس کو فائٹ کر رہی ہیں. ظاہر کوئی اور تو آتا نہیں اس کیس کو فالو کرنے کے لیے، کسی کو کوئی ہمدردی ظاہر نہیں ہے. جن کا شوہر قتل ہوا ہے، ان کا بیٹا جو ہے وہ یتیم ہوا ہے، تو ظاہر وہ خود فالو کر رہی ہیں. کیس کی مدعی بھی وہی ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہیں اور انہوں نے انکار کیا ہے. آج بھی انہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وہ مرید عباس کے جو قاتل ہیں ان کو معاف نہیں کر سکتی، ان سے دیت نہیں لے سکتی، ان سے صلح نہیں کر سکتی، اور نہ ہی مرتے دم تک وہ کر سکتی ہیں. یعنی کہ وہ انکار کر رہی ہیں. باقی مختلف لوگوں نے بات کی، ظاہر پھر وہ جو ہمیں رابطہ کرتے ہیں مجھ سے کہ یہ پیغام پہنچاؤ، کس طریقے سے صلح کرا دو، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اب بیچ کے جو بہت سارے دوست ہیں ایسے جن کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ بڑے پیمانے پر اعلیٰ سطح کے معاملے پر جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی صلح ہو جائے، دیت کا معاملہ ہو جائے، یا کسی طریقے سے لے دے کر کے معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے، معاملہ بیٹھ کے ہی حل ہوگا. تو بہرحال چونکہ میں نے پیغام پہنچایا بھابھی تک، ہماری بہن ہے زہرا عباس صاحبہ، انہوں نے انکار کیا تو میں نے آگے ان کو جواب دے دیا بھائی کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، جس طرح اس کیس سے میں جڑا ہوں ڈے 1 سے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ جس طرح میں پیچھا کر رہا ہوں تو میں ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ ہے. کیس کی حد تک میں بالکل ضرور فالو کرتا ہوں، اور کسی خطرے کو بالاتار رکھتے ہوئے جس طرح ہماری بہن جو ہے وہ فالو کر رہی ہیں، اسی طرح ہم فالو کریں گے. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جو کچھ انصاف ہوگا، بے انصافی ہوگی ان کے ساتھ، جو بھی ان کی جنگ ہے وہ قانونی جنگ ہے. وہ تو اور تو ان کا گھر تو ان کا کہنا ہے کہ وہ تباہ ہو چکا ہے، قاتل نے ان کا گھر تو اجاڑ دیا ہے. تو مزید پھر وہ کہتی ہیں کہ میں کیوں صلح کروں، اگر میں ہار جاؤں گی تو عدالت سے ہار جاؤں گی، قانون کے مطابق جیتوں گی تو عدالت سے جیتوں گی. قانونی فورم ہے اور قانون کے مطابق ہی جو کچھ ہوگا اس کے مطابق وہ چلیں گی. تو ظاہر آگے بھی اپیلوں کے فورم ہے، اور لیکن قاتل کو خود ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ پھانسی کے پھندے سے اب نہیں بچ پائے گا. تو جو ماڈرن ٹرائل کورٹ میں جس طرح شیڈیول جاری ہوا تو اس نے پھر بڑے پیمانے پر ہاتھ مارنا شروع کر دیے ہیں، بڑے پیمانے پر سورسز لڑانا شروع کر دیے ہیں، بڑے پیمانے پر لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ کس طریقے سے شاہد کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے کہ اس کیس میں صلح کی جائے، رفع دفع کی جائے. اور خاص طور پر جو عادل زمان ہے، عاطف زمان کا بھائی جو کہ شریک ملزم ہے، مجرم ہے اس کیس میں، وہ فرار ہوا ہے، اشتہاری ہے. آج تک اس کا سراغ پولیس نے نہیں لگایا. بہرحال عدالت سے وہ اشتہاری ڈکلیئر ہو چکا ہے. اب کیا کیا پراپرٹی اس کے نام ہے، ظاہر متعلقہ اداروں نے کام کرنا ہے. اس میں بھی جو چیزیں سامنے اب تک گئی ہیں کہ وہ اشتہاری ہے. آج جو ہے وہ مختلف لوگوں کی جانب سے جو رابطہ کیا گیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. مزید بھی جو اپڈیٹ ہوگی، کیونکہ اب مزید جو گواہ ہیں وہ 7 اکتوبر کو عدالت نے طلب کیے ہیں، مزید بھی جو اس سلسلے میں پیش رفت ہوگی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری بہن زہرا بھابھی مرید عباس کے جو بیٹے ہیں ان کا ہمیں ناصر، ان کی حفاظت فرمائے، اور اس کے بعد خاص طور پر مرید عباس کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے. ایک دوست کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے، ایک بھائی کی حیثیت سے، اور خاص طور پر جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا، ایک محنت کر کے جس طرح وہ پہنچے تھے ایک اسٹیج کے اوپر، ایک نیوز اینکر بنے، بڑی محنت کی تھی. تو مجھے ذاتی طور پر اس
سامنے سے لگاؤ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوئی ہے چیز وہ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے ان کے کیس کو میں جان کی بازی لگا کر میں فالو کرتا رہوں گا، جو بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان تک میں پہنچاتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔